पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल तक नली में रखो तो उसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह भर के बाहर निकलती है। मुझे अच्छा लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब समझते हो। कोटा एजुकेशन की नगरी बताया गया मुझे लगता है मैथमेटिक्स के ठीक ठाक लोग बैठे हुए। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या है? अब मैं कह देता कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती तो फिर मेरे में और धर्मेंद्र सोनी में फर्क क्या रह जाता? अब इस आदमी को आप देखो, आसाराम बापू का छोटा भाई नहीं लग रहा कि लग रहा? सरदार गुरमीत सिंह जी मेरे से कहते थे, यार हमारी जिंदगी में ब्याह हुआ है, लव फाउंड ना शादी से पहले होता ना बाद में होता। मैं कहा इसलिए नहीं होता कि आप खुद की शक्ल खुद नहीं पहचान पाते शीशे के अंदर, तो ऐसे आदमी के काहे की लव मैरिज होए? तो भाभी सीधी थी कि इनसे विवाह कर लिया, तो मैं तो भाभी जी के इसलिए चरण स्पर्श करता हूं, इस आदमी को निभा तो रही है कम से कम। और आपने ताली कमजोर बजाई, वरना आज एक मोबाइल बापना जी इनके नाम करने वाले थे। भाई का कर्जा बाकी रह गया है, वो मोबाइल बाद में लिया जाएगा इनसे। लेकिन बहुत प्यारे गुरु गोविंद सिंह की 2-2 पगड़ियां यहां बैठी हुई हैं। मेरे से लोग कह रहे थे कि श्रोता कम हो गए हैं, मैंने नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं कहने वाले यदि 2-2 सिंह के बेटे यहां बैठे हैं तो 2.5 लाख तो यही हो गए, बाकी तो बोनस में बैठे हुए। वाह! हमने चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया सिख कौम को। मैं इस पगड़ी के नाम 2 लाइन कर रहा हूं, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है कनाडा में, इटली में, मेरे जहां सिख दोस्त हैं पंजाब के अंदर। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है सर। चुटकुलों की कौम माना है हमने सरदारों को, ये हो गया वो हो गया फलाने, चले कितने चुट सब सरदारों पर। मेरी बात को याद रखना, अच्छी लगे तो इन पगड़ीधारियों के मस्तक को और बड़ा करना। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, इतिहास के आंकड़े बोलते हैं। वाह! हरिओम जी ने लिखा है, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। इन्हें हौसला देना है, इनके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ है। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में। वाह! इतिहास में उदाहरण नहीं है चापेकर बंधुओं के बाद किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। सरहिंद की दीवार में जब दोनों बेटों को चिनवाया जा रहा था, ओम जी बचपन में आपने गीत सुनाया, मुझे वो आज दोहरा रहा हूं। छोटे बेटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे भाई ने कहा, भैया बलिदान का समय देखा तो रोने लग गए, डर गए? बड़े ने कहा, नहीं डरा नहीं हूं। क्या फिर रो कैसे रहे हो? मेरे रोंगटे खड़े इस दृष्टांत को सुनाते समय। बड़े ने कहा, छोटे रोया नहीं हूं, डरा नहीं हूं, दुख है तो इस बात का कि इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू रहा है। वाह वाह भाई साहब, वाह 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 रही होगी उसकी। फतेह सिंह जोर से बोला, जरा उठाना इस कवि सम्मेलन को इन बलिदानियों के नाम। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। वाह वाह! यह गुरु गोविंद सिंह के बेटों का इतिहास बोलता है। उधर चमकौर के युद्ध में जब अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में जा रहे थे तो अचानक अजीत सिंह बलिदान हो गए थे। 16 साल के सबसे बड़े वही थे। 14 साल का जुझार सिंह वापस लौटा तो गुरु गोविंद सिंह की आंखों में खटक हो गई। बेटा कायर निकल गया, युद्ध से वापस आ गया है। धीरे से पूछा, वापस कैसे आ गए? जुझार ने कहा, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। याद रखना, आपकी तालियां किसी अच्छी कविता कौम को कमजोर कर सकती हैं। गोविंद सिंह ने आंखों में लाल डोरे उभरे और एक ही वाक्य बोला, उस बलिदानी के नाम तालियां उठें, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? वाह! 4 बेटे बलिदान हो गए तो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को सूचना गई, गुरु मां के पास सूचना गई तो गुरु मां रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मैं मरना चाहती हूं, अब जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बलिदानों की कौम रोने की बात करती है, मरने की बात करती है? उसने कहा, करूं तो करूं क्या, मेरी कोख खाली हो गई है, मेरे जीने का अर्थ खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने एक लाइन कही, मेरा मन करता है हिंदुस्तान के एयरपोर्टों के दरवाजों पर लिखा दो इस लाइन को। कश्मीर में जिन लोगों ने अपनी बेटियों के बदले में आतंकवादी छोड़े हैं वो कश्मीर को अपना बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर जी जब वहां थे तो कश्मीर के पंडित गए उनके पास में, कहने लगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है वहां। उन्होंने कहा, एक बलिदान मांगती है कश्मीर की घाटी,
7 साल का 9 साल का गुरु गोविंद सिंह वहां खड़ा हुआ रहा था। गुरु गोविंद राय बोलते थे, उसने कहा बलिदान मांगती है तो पिताश्री ये बलिदान आप क्यों नहीं दे देते? ये पुत्र बोल रहा है अपने पिता से। चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु गोविंद सिंह ने इतिहास याद दिला, हम बलिदानों के नाम पैदा हुए हैं। फिर रोने की बात कैसे, आत्महत्या की बात कैसे? उसने कहा मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा डरो मत। 4 लाइन बोली, मैंने कहा ये एयरपोर्ट पर लिखी जानी चाहिए, शायद आपकी तालियों का वजूद मिले। मैं दावा करता हूं ये लाइनें किस दिन एयरपोर्ट पर नहीं तो यहां के रेलवे स्टेशन पर लिख दी जाएंगी। गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं अपनी पत्नी को, देश धर्म के वास्ते वार दिया सुचार। बेदी भाई, अच्छी लाइन नहीं है मेरे पास जो मैं आज के इन 2 गुरु पुत्रों को सौंप सकूं। इनके हिम्मत को दाद देना। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। इन बलिदानी कौम के नाम हिंदुस्तान खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान के यहां से आवाजें आने लगी, मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने गुरु के बंदे को खड़ा कर लिया, तो जरा गुरु के बंदे की कद की तालियां होनी चाहिए थे आपके लिए। वहां से एक बिलावल भुट्टो नाम के प्राणी ने आवाज लगाई, मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, तू लीटर में ले ले। इंच इंच कहां से दे? हमें पूरा कश्मीर चाहिए। मगर हमारे पास खुद आधा पड़ा हुआ है, तू पूरा कहां से देंगे तेरे को? जब उसने कहा तो मैंने 2 लाइन कही है, सुन लीजिएगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। छोटी कविता कह रहा हूं, मुझे वीजा दीजिएगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मुझे हिम्मत दीजिए, लाइन अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिखी है। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम दर्ज है गिनीज बुक के अंदर। किसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक हों और बंदूक और राइफल सहित हों, और भारत के एक जनरल अरोड़ा की पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। फिर कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है। इसमें एक शब्द आएगा, किसी एक नेता का नाम है पाकिस्तान के, जिन्हें समझ में आए वो ताली बजाएं, बाकी पड़ोसी से पूछना यार इसका नाम लिया क्यों गया है। बिलावल भुट्टो का और उस नेता का एक विशेष रिश्ता है, बारीक सी बात है, समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। मैं बिलावल से कह रहा हूं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। मुझे इस लाइन पे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाले कहां बैठे। क्योंकि भाजपा वाले कहते हैं जब से हमारा चौकीदार आया तुम देखना पाकिस्तान को यूं सुलटा देगा। उधर दूसरे वाले कहते हैं हमारा राजकुमार को आ जाने दो, तुम देखना चाय पीते पीते सुलटा देगा। मैं उसका ब्याह करा लो पहले ढंग से, वो नहीं हो पा रहा तुमसे। वो दिग्विजय सिंह जाते हैं उसके लिए ढूंढने के लिए, खुद के लिए लेके बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे तो उनके यहाँ पिताजी पाल रखे उन लोगों ने। भाजपा और कांग्रेस वालों, एक गलतफहमियां दिमाग से निकाल देना। मेरी लाइन को याद रखना कि कोई कभी विनीत चौहान थे, लाइन बोल के गया था गणपति महोत्सव के अंदर। कोई ये गलतफहमी ना पाल ले कि उनका चौकीदार या राजकुमार आएगा चाय की चुस्कियों के साथ पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएंगे। मेरी बात ठीक लगे तो तालियों से रिसीव करना। पाकिस्तान को जिस दिन भी सीधा किया जाएगा, सेना के जूते की नोक के बलबूते पे सीधा किया जाएगा, बाकी कोई तरीका नहीं आपके पास। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, वो सैनिक बैठे थे वहां पर तो राइफलें पकड़ रखी थी उन्होंने सर, उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैं गणपति के दरबार में बैठा हूं तो एक लाइन भी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा दोस्त अरुण जैमिनी पीछे बैठा था। मैंने कहा यार जब मैं कविता पढ़ के बैठे तो पानी की बोतल तैयार रखना। देवेंद्र जी मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, जब मैं वापस बैठा वो फोटो मेरे मोबाइल में देखना आप, उन बोतलों में पानी नहीं था, बर्फ जम चुकी थी। हमारे सैनिक ऐसे बंदूक पकड़े बैठे थे, लेकिन मैंने जैसे 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने इतने गुस्से से बंदूक भींची कि वो पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं उम्मीद करूंगा
कि आपकी तालियां एक बार और उनके लिए बज जाए जो मैं लाइन पढ़ दूं कि अपने बेटों को गर्भाहट सौंपना, मुझे विदा करना। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे जरा तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।